प्रधानमंत्री ने भारत की इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कई अहम बातें करी, पर मैं बात करने जा रहा हूं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे पे क्या बोला। वो दोबारा से कह रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी हमारे लिए रेड लाइन है, एक एक पानी की बूंद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान डायरेक्ट रिस्पॉन्स देगी अगर ये चीज उनके ऊपर और टाइट करी गई। इफेक्टिवली ये कह रहे हैं। अभी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या नया हुआ है? क्या कुछ कॉन्फिडेंस आया है मक्का पैक्ट को लेके, या वो एक पेपर एग्रीमेंट है उसका कोई असर नहीं होगा, या फिर जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स है अनफॉर्चुनेटली उसका गेट आउट ऑफ जेल कार्ड हमेशा रहता है भारत के अंदर कुछ टेरर अटैक करने का या कुछ मिसचिफ क्रिएट करने का ताकि उसका देश जुड़ जाए। अब ये सब उनकी इंडिपेंडेंस डे पे जो वो कह रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने जो बोला और बैकग्राउंड में मक्का पैक्ट, वो डिस्कस करने के लिए इट इज माय प्लेजर कि पहली बारी हमारे चैनल पे आ रहे हैं ब्रिगेडियर ब्रिजेश पांडे जी। उनको आप अच्छी तरह जानते हैं, उनके इनसाइट्स और उनके इंसाइसिव एनालिसिस के लिए आप सब बहुत देर से मुझे कह रहे थे मैं उनको बुलाऊं। सो इट्स माय प्लेजर टू वेलकम यू सर। थैंक यू सर फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू ईश्वरन जी, और सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार सर। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ में आपके शो में जुड़ रहा हूँ। सर अगर मैं ये शहबाज शरीफ की लाइन बोलूं जो अब कह रहा है कि वाटर हमारी रेड लाइन है, बहुत देर से कहना चाह रहे हैं पर भारत अपनी पोजीशन पे अड़ा हुआ है, तो सर ये क्यों आ रहा है दोबारा से, क्यों हाईलाइट कर रहा है अपने इंडिपेंडेंस डे पे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान चारों तरफ से अपनी समस्याओं से घिरा हुआ है, चाहे वो एक्सटर्नल थ्रेट्स हो या एक्सटर्नल सिचुएशंस हो या फिर इंटरनल सिचुएशंस हो, और कोई ऐसा खुशी का एक रीज़न या बहाना उसको पिछले काफ़ी समय से नहीं मिल पाया है। जब से खासकर ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड जो भी बातें हुई हैं, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन हो या और भी जो प्रेशर्स पाकिस्तान के ऊपर क्रिएट हुए हैं हमारी तरफ से। इसके अलावा अफगानिस्तान की तरफ से भी प्रॉब्लम है, फिर ईरान की तरफ उसने सोचा कि कुछ मीडिएशन वगैरह का बहाना करके कुछ सिचुएशन को सुधारा जाए, कोई एक ऐसा रीजन मिले जिससे कि हम खुशी का इजहार करें। तो ये सारी स्थिति जो बन रही है पाकिस्तान के अंदर में, वो देश जो ऐसी जुझारू स्थितियों से गुजर रहा है, वो अपने इंडिपेंडेंस डे में कुछ तो बोलेगा। पहली बात तो ये है। तो अब वो कुछ बोलने का जो उसका सिस्टम है, वो कोशिश ये कर रहा है कि कुछ ऐसी बात बोली जाए जो भारत के खिलाफ हो, और जिससे हो सकता है लोग, जैसे आपने कहा कि लोगों की जो भावनाएं हैं उसको दोबारा से इकट्ठा किया जाए, दोबारा से उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश की जाए। अब इसके बीच में एक ब्रीदर उसको मिला है, और वो ब्रीदर मिला है, पहले उसने सऊदी अरेबिया के साथ में म्यूचुअल एग्रीमेंट किया था, और उसके बाद अभी जो ये मेका पैक्ट साइन हुआ है, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, इसको वो प्रोजेक्ट कर रहा है एज ए न्यू फाउंड काइंड ऑफ लीज ऑफ लाइफ, और ये एक स्पेस अपनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और इस पैक्ट के बारे में अगर देखें तो बहुत कुछ चीजें बातें हो रही हैं और बहुत कुछ बातें नहीं भी हो रही हैं इसके बारे में। अब जैसे देखिए 7 अगस्त को इसका साइनिंग हुई, और साइनिंग कहाँ हुई? वो मेका में हुई। मेका क्या है? एक्चुअली रिलीजियस प्लेस है। तो कुछ लोग इसको एक इस्लामिक या सुन्नी इस्लाम के साथ भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 72 घंटे से कम समय पे तीनों ही पार्टनर्स जो थे, वो तीनों के तीनों पार्टनर्स इसके बारे में बातें करना शुरू कर दिए। और जो बातें करना शुरू किया इन्होंने, तो किस किस्म की बातें इन्होंने करी? इनको या तो डर लग रहा था, या फिर इनको टेंशन हो रहा था कि जिस ऑडियंस के लिए इन्होंने ये पैक्ट साइन किया है, वो ऑडियंस इसको कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं समझ रही है। तो अब अगर देखें तो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार, उन्होंने इसको बोला, कई बार बोला एक्चुअली, कि ये प्योरली डिफेंसिव एग्रीमेंट है, डिफेंसिव नेचर का है। इसके अलावा उन्होंने आर्टिकल 51 को भी रेफर किया, यूएन के आर्टिकल 51 को भी, कि जहां पर इंडिविजुअल को और कलेक्टिव म्यूचुअल डिफेंस की एक स्थिति के लिए वहां पर भी बोला गया है कि ऐसा कर सकते हैं देश। तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश किया। फिर उसके बाद उसने ये भी बोला कि ये पैक्ट सिर्फ इन तीनों के बीच में नहीं है, ये और भी कंट्रीज के लिए ओपन है और लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो शायद गल्फ कंट्रीज के बारे में इंडिकेशन दे रहा था, और उसके बाद ये भी इंडिकेशन आया कि शायद
अगली फोर्थ कंट्री इजिप्ट हो सकती है। तो ये तो इनका था। और कुछ डिफेंस एनालिस्ट जो थे पाकिस्तान के, उन्होंने कॉशन किया इनको कि आप इसको नेटो की तरह एक इस्लामिक नेटो या नेटो की तरह इसको ट्रीट नहीं करें। और जो इन्होंने बोला कि अटैक ऑन वन विल बी ट्रीटेड एज अटैक ऑन द अदर और ऑल ऑफ देम, वो आर्टिकल 5 जो नेटो का है उसके साथ में वो पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये इसको थोड़ा सा हाइप करना चाह रहे थे, और इसी हाइप करने की कोशिश में इन्होंने ये जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी बोला 14 अगस्त को, तो वो भी उसी से उसका रिलेशन है एक्चुअली। सर इसमें दो पहलू हैं, क्योंकि आपने से बोला मक्का के अंदर जाके पैक्ट करना इज वेरी क्लियर सिंबोलिज्म कि हम एक इस्लामिक पैक्ट कर रहे हैं टू पुट इट। अब इस्लामिक पैक्ट के अंदर तो सर दो ही टारगेट आते हैं, एक अगर आप बात करें सनातन के ऊपर या बात करें इजराइल जूस के ऊपर, यूएस के ऊपर करने की तो मुझे लगता नहीं इनकी हिम्मत है, तो वो क्रिश्चियंस पे तो कुछ नहीं करने का सोच रहे होंगे। तो सर ये जो ये मैसेजिंग कर रहे हैं, देना चाह रहे हैं कि इस्लामिक हमारा पूरा एक एजेंडा हो गया है, वो सर आपको लगता है एक नाउ दे वांट टू क्रिएट अ रिलीजियस वॉर, जिहाद अगेंस्ट भारत में? इसमें एक कॉन्टेक्स्ट और जोड़ूंगा कि जब वो इनके लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा था कि अफगानिस्तान के लिए कि भाई काफिरों से क्यों दोस्ती कर रहे हो, इंडिया को जो तालिबान 2 से थोड़ा ठीक चल रहा है, भारत की एक स्ट्रेटेजी चेंज हुई है तालिबान 1 के वर्सेस से, तो डू यू थिंक दैट दे आर ट्राइंग टू मेक इट कंप्लीटली अ जिहाद इशू सो दैट जो जो इनके देशों में प्रॉब्लम है, and could that be a big threat because then that means it is going beyond merely Pakistan? या देखिए, इसमें दो या हम कहें तीन ऑडियंस हैं इनके। एक तो है यूएस, चाइना और बाकी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो है। उस ऑडियंस के लिए इनका मैसेज है कि हम अपना जो ये डिफेंस का, सिक्योरिटी का जो अरेंजमेंट है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। दैट ऑल्सो मीन्स कि वो यूएस के सिक्योरिटी अम्ब्रेला से संतुष्ट नहीं है, ये भी इसका मतलब निकाला जा सकता है। दूसरी बात, जब हम इसको इस्लामिक उससे जोड़ते हैं तो दो चीजें हैं। एक तो इस्लामिक जिहाद की बात होती है जो कि ओवरऑल हो सकता है तीनों मिलके इस तरह का मैसेजिंग करना चाहें या इस तरह की सिग्नलिंग करना चाहें, और खासकर उसमें हमारा कॉन्टेक्स्ट आता है। और ये पहले भी इन्होंने इस तरह की चीजें की है। जब इनका न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, इन्होंने टेस्ट किया, तो इन्होंने इस्लामिक बॉम्ब की तरह प्रोजेक्ट किया। तो इनके बहुत सारे मामले होते हैं। पैसे चाहिए इनको, इनकी गरीबी की हालत इतनी बुरी है कि सबसे पैसे चाहिए, तो ये चाहते हैं कि और कई कंट्रीज आ जाएं जिससे सबसे हम थोड़ा थोड़ा सा पैसा ले लें या थोड़ी सहायता उनसे मिल जाए। तो ये भी इनका मुद्दा होता है। और दूसरी चीज ये है कि इन्होंने अपनी कंट्री में इतना रेडिकलाइज कर दिया है लोगों को कि जब आप इस्लामिक वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब कि लोग जो है वो आते हैं खिंच के आपके पास में। और वो उस तरह की सिचुएशन में जब कोई कहता है कि भाई हम इंडिया से बदला लेंगे या इंडिया से हम कन्फ्रंटेशन करेंगे, तो लोग इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं या लोगों को इकट्ठा होने की कोशिश की जाती है। और तीसरा जो इस्लामिक उसका एंगल है, ये सुन्नी वाला जो एंगल है, कि अगर देखिए तो तीन की तीनों कंट्रीज जो इसके सिग्नेटरीज हैं वो तीनों सुन्नी इसकी है, मेजॉरिटी कंट्रीज है। तो वो भी एक्चुअली ईरान को शायद ये मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जिस बैकड्रॉप में एक्चुअली ये हुआ है, वो बैकड्रॉप तो ईरान का जो युद्ध यूएस और इजराइल से चल रहा है उसी के बैकड्रॉप में हुआ है। तो अब उससे जो खतरा हुआ है, और ये बात ईरान को पता है। ईरान हालांकि उस तरह से रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन ईरान अभी क्या करेगा? ईरान अगर ऐसी स्थिति क्रिएट करता है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर में भारी हमले करता है, तो फिर क्या इसको इन्वोक किया जाएगा, इस एग्रीमेंट को? तो उसमें क्या होगा कि सबको अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सुन्नी एग्रीमेंट या सुन्नी पैक्ट की तरह इसको वो किया जा रहा है, इनडायरेक्टली जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो उसका खामियाजा इनको आने वाले समय में जल्दी देखने को मिलेगा। और शायद ईरान जब एक बार रिएक्ट करना शुरू करेगा, तब इनको असलियत जो इस पैक्ट की है वो समझ में आएगी, और क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वैसे भी अगर हम देखें तो ये आपने एक पेपर वर्क तो कर लिया है, सिग्नेचर कर दिया है आपने, लेकिन क्या ये पेपर वर्क आपका एक्चुअली ट्रांसलेट हो पाएगा, ऑन ग्राउंड ट्रांसलेट हो पाएगा? तो ये बहुत सारी एक्चुअली कंडीशंस होती हैं जब आप उसको एक इंटीग्रेटेड फ्रंट की तरह जब आप इसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिकेशंस डेफिनेटली ये दे रहे हैं,
चाहे वो इंडिया के अगेंस्ट में हो, चाहे वो ईरान के अगेंस्ट में हो, और चाहे ओवरऑल यूएस को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हेज कर रहे हैं सिक्योरिटी को यहाँ पर। तो सर ये ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बोली कि इजराइल और भारत तो ऑब्वियसली अगर आप इस्लामिक पैक्ट करें, बट आप इस्लामिक पैक्ट, हमारी आदत पड़ गई है बोलने की, इनकी मेजर लड़ाई तो सुन्ना शिया की ही है जो सेंचुरीज से चली आ रही है, जब कोई इजराइल नहीं था वहां पे। बट इसमें सर दो पहलू, एक क्योंकि बीच में सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान वैसे भी सैनिक भेज चुका है, तो जैसे वो मेडिवियल टाइम पे मर्सनरी फोर्सेस होती थी कि भैया जिस देश को है, इफ यू गिव इनफ मनी वी विल सप्लाई यू विद सोल्जर्स। तो सर ये ईरान के ऊपर क्या यूएस ने ये फैसिलिटेट किया है कि ईरान पे यूएस तो बूट्स ऑन ग्राउंड्स नहीं भेज सकता? सो बिहाइंड द सीन व्हाट इज योर व्यू कि क्या कुछ यूएस मूवमेंट कर रहा है कि भैया सुन्नी शिया करें, उसी बहाने बूट्स ऑन ग्राउंड हो जाएं? पाकिस्तान तो विलिंगली आई प्रिज्यूम अगर सऊदी अरेबिया के थ्रू जाता है तो मतलब इज दैट आल्सो हेजिंग नॉट ओनली बाय दीज नेशंस, मैं उस पर भी आऊंगा जो आपने बोला, बट इज इट सम सॉर्ट ऑफ हेजिंग बाय यूएस आल्सो? ये बहुत इंटरेस्टिंग पहलू आपने एक्चुअली टच किया है कि यूएस एक्चुअली क्या चाहता है। तो पिछले समय में हमने देखा 2-4 सालों में जिस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट हुई हैं और जिस तरह से यूएस का पुश रहा है उन कॉन्फ्लिक्ट्स में, तो ऐसा कुछ समझ में आता है कि यूएस अब इस पोजीशन पे नहीं है कि बुट्स ऑन ग्राउंड करके कहीं पे युद्ध करे। ये तो अभी देखिए ईरान के साथ जो चल रहा है एक्चुअली बहुत ह्यूमिलिएटरी सिचुएशंस इनके साथ हुई हैं। जब ईरान ने दूसरे रुख को अपनाया और यूएस प्रेसिडेंट खासकर ट्रम्प कुछ और बोलते रहे, तो कई ऐसे मौके इस दरमियान में आए हैं जब ऐसा लगा कि यूएस को सिर्फ मुंह की खानी पड़ रही है और वो जो एक वर्चस्व होता था, एक ग्लोबल पावर का जो इम्पैक्ट होता था यूएस का, वो डिमिनिश हो रहा है। तो ये डेफिनेटली यूएस ने क्या करने की कोशिश की है कि वो लॉक किया है कंट्रीज को, और अपने जो अरेंजमेंट के साथ में, चाहे वो डायरेक्टली यूएस के साथ में या इनडायरेक्टली किसी इस तरह के पैक्ट में, इस तरह के अरेंजमेंट में उसने लॉक किया है, और उसके बाद सिक्योरिटी को आउटसोर्स किया है। तो अब इससे दो फायदे होते हैं उसको, एक तो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है सिक्योरिटी के लिए और उसको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, जो धीरे धीरे यूएस अब एक्चुअली उसकी इकोनॉमी भी थोड़ा सा इम्पैक्ट हो रही है, एक्सपेंडिचर्स को वो सेव करना चाहता है। और इसके अलावा क्या होता है कि आप जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हो और उस कॉन्फ्लिक्ट में आपका कोई रोल नहीं होता है, तो आपका सिर्फ एक रोल होता है और वो रोल होता है हथियार बेचने का। तो ये दोनों तरफ का जो फायदा है वो उठाने की कोशिश यूएस कर रहा है, और ये यूएस का अपना स्ट्रेटजी है, अपनी सोच है। लेकिन मुझे इससे एक और खतरा नजर आ रहा है कि क्या इस पैक्ट को, जैसे यूएस इस पैक्ट को इस्तेमाल कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए या फ्यूचरिस्टिक एक सिनेरियो क्रिएट करने के लिए कर रहा है, तो क्या ईरान भी इसका इस्तेमाल कर सकता है? और मुझे लगता है कि यूएस से कहीं ज्यादा ईरान इसका फायदा उठाएगा, क्योंकि ये पैक्ट जैसे ही हो गया है और एक कंबाइंड थ्रेट क्रिएट हो रहा है, और वो भी यूएस के आशीर्वाद से या ब्लेसिंग में या उसके पैराडाइम के हिसाब से हो रहा है अगर, तो ईरान के लिए जस्टिफिकेशन मिल जाता है कि मैं अपना न्यूक्लियर जो वो है कैपेबिलिटी है मैं हासिल करूं, अपनी मिसाइल इन्वेंट्री को और बढ़ाऊं। मतलब ये सब चीज जो अभी तक छिपे तौर पे हो रही थी, और ईरान थोड़ा सा कॉशियस था इस चीज के बारे में कि वो डिक्लेयर करे ओपनली कि उसकी क्या कैपेबिलिटी है या उसकी क्या कोशिश है। अब मुझे लगता है कि ये पैक्ट जिसमें एक न्यूक्लियर पावर भी है साथ में, ये उसको रीजन दे देगा, और ये अगर चीज हो गई तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में ये ज्यादा सीरियस सिचुएशन होगी। और अगर ईरान मान लीजिए 8 साल 10 साल के बाद में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करता ओपन तरीके से, छुपे रुस्तम तरीके से तो कुछ भी कर सकता है, तो वो अब एक्सेलरेट हो जाएगा, और ये एक्सेलरेट होगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक्सेलरेट होंगी और कॉम्पिटिशंस भी एक्सेलरेट होंगी। सर अगर हम हिस्टोरिकली देखें, मेरे ख्याल से ये एरा छोड़ के, मतलब ये एरा मींस अफगानिस्तान तक में भी यूएस को बूट्स ऑन ग्राउंड्स भेजने पड़े जो भी स्ट्रेंथ में हो, और वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई भी डोमिनेंट पावर रही है जितने मर्जी कम सैनिक भेजने पड़े हों, पर बिना बूट्स ऑन ग्राउंड के आप कभी रिजीम चेंज नहीं कर पाए या एरिया को कंट्रोल नहीं कर पाए। अब मे बी टेक्नोलॉजिकल एरा आ गया और यूएस इस फौज में, इस जंग में रिजीम चेंज चाह रहा था विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड, बट इट अपेयर्स नो मैटर व्हाट द टेक्नोलॉजी, आप बिना बूट्स ऑन ग्राउंड के रिजीम चेंज अभी तो नहीं करवा पा रहे।
तो सर अब ये जो बूट्स ऑन ग्राउंड्स का है, तो सर ईरान के लिए भी तो एक बड़ा खतरा बन जाएगा कि अगर जैसे वो सऊदी में बीच-बीच में अटैक करता था या पूरे वेस्ट एशिया में कर रहा था कि यूएस की इकोनॉमी अटैक के लिए, तो डू यू थिंक इन फ्यू मंथ्स अब जो फोर्सेस ईरान में रेजिम चेंज आती हैं, उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड का इंतजाम कर लिया? क्योंकि पहले खबर आई थी कि कुछ कर्डिश फोर्सेस भेजेगा, टर्की ने किया नहीं। बट अगर एक समूह बन जाए और सबको थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूट करना है, जिसमें पाकिस्तान फोर फ्रंट पे हो, क्योंकि सऊदी की भी सिटीजनशिप की कोई संख्या तो है ही नहीं है वहाँ पे। तो सर ये अगर होता है तो डज नॉट, मैं अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे हूँ, ईरान पे भी बताइएगा कि ईरान के लिए इमीडिएट टर्म्स में क्या खतरा हो जाता है, डज दैट नॉट मेक इट थिंग ऑफ कंसर्न फॉर भारत? बिकॉज अगर पाकिस्तान ऐसे यूज होगा तो पाकिस्तान अपना पाउंड ऑफ फ्लैश स्टार्ट करेगा यूएस से, और उसका फिर वो असर भारत पे ही आता है। बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही बात बोली है कि ये जो बूट्स ऑन ग्राउंड वाला चीज है, मैं इसको थोड़ा सा एक और बड़े कॉन्टेक्स्ट में भी इसको लेके जाऊंगा कि जैसे हमने शुरू में ये फ्लैग किया था ये पॉइंट कि क्या ये पेपर वर्क जो हुआ है, क्या ये इंटीग्रेटेड फोर्स क्रिएट कर सकते हैं या एक इंटीग्रेटेड फ्रंट क्रिएट कर सकते हैं ये। तो एक्चुअली देखिए तीनों कंट्रीज का जो कल्चर है, चाहे वो मिलिट्री का हो चाहे वो थ्रेट का कल्चर हो, वो तीनों का डिफरेंट है। सऊदी अरेबिया का थ्रेट परसेप्शन और उसके हिसाब से आप अपने डिफेंसेस को तैयार करते हैं, उसके हिसाब से आप अपने सोल्जर्स को ट्रेन करते हैं और आपकी तैयारी होती है, वो टोटली डिफरेंट है। उसके जो इक्विपमेंट है वो भी यूएस बेस्ड है ज्यादातर, एक्सेप्ट फॉर दो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो DF-3 और DF-21 है जो चाइना की हैं, सोर्स्ड हैं। बाकी सारा का सारा उसका जितना भी जखीरा है वो सब कुछ, चाहे एयर डिफेंस की बात करें, एयरक्राफ्ट की बात करें, तो वो एक अलग किस्म का है। टर्की का भी उसी तरह की सिचुएशन है कि टर्की का या तो यूएस बेस्ड है जैसे F-16 वगैरह है, या फिर वो पिछले 20 सालों से एक्चुअली उसने जो मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया है तो काफी इंडिजिनस कैपेसिटी उसके अंदर में हो गई है। तो अब उसका भी जो आर्किटेक्चर है वो आर्किटेक्चर एक डिफरेंट है, और वो आर्किटेक्चर ना तो मैच करता है सऊदी अरेबिया के साथ में और ना ही पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान की स्थिति क्या है कि थोड़ा बहुत अभी उसका यूएस बेस्ड है, बट लार्जली एक्चुअली देखें अगर चाहे एयर डिफेंस हो चाहे वो कॉम्बैट एयर की बात करें हम, तो वो सारी जो चीजें हैं वो चाइना बेस्ड हैं। तो अब ये डाइवर्स किस्म के ये चीजें हैं। फिर जब आप ट्रुप्स भेजते हैं ऑन ग्राउंड, तो थोड़े से ट्रुप्स की बात ठीक है कि आपने थोड़े से भेज दिया, 1 बटालियन 2 बटालियन भेज दिया या मैक्सिमम 1 ब्रिगेड भेज दिया, तो वो आप एक इंडिपेंडेंट टास्क आपको दिया जा सकता है और आप उसमें ऑपरेट कर सकते हैं। तो एक डिफरेंट कॉम्बैट जोन में आप ऑपरेट कर रहे हैं और डिफरेंट रोल है आपका, और ओवरऑल कुछ अरेंजमेंट आपने कर लिया। लेकिन जब आप 3 कंट्रीज का इंटीग्रेटेड तरीके से एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, चाहे वो कम्युनिकेशंस हो, आपके कमांड कंट्रोल हो, या फिर ओवरऑल आर्किटेक्चर है। एक्चुअली अभी जैसे देखिए कोई क्राइसिस हो जाती है, अगर ईरान ने कोई क्राइसिस क्रिएट कर दिया, तो कौन पॉलिटिकल डिसीजन लेगा इसका, कौन इसका ओवरऑल कमांड किसके पास में होगा, किसके अंडर में कौन काम करेगा। तो ये इस तरह का फ्यूजन जब तक नहीं होगा आपका, तो वो आप नहीं ऑपरेट कर पाएंगे। तो एक तो ये है। दूसरी बात, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें, तो आप ये देखिए कि अगर कोई क्राइसिस सऊदी अरेबिया में होती है ईरान के अगेंस्ट में, तो क्या पाकिस्तान की आर्मी कंफर्टेबल होगी ईरान के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए या ईरान के अगेंस्ट में ऑपरेट करने के लिए? इसी तरीके से अगर टर्की में कुछ होता है तो वो वहां पे ऑपरेट करने के लिए क्या ये होंगी? तो ये अभी पेपर वर्क है एक्चुअली, और मुझे नहीं लगता है कि थोड़ी बहुत फोर्सेस, और वो भी मैं मैक्सिमम बार रखता हूँ 1 ब्रिगेड लेवल की स्ट्रेंथ का, या उससे थोड़ी बहुत ज्यादा, अदरवाइज उससे ज्यादा कहीं ये संभव नहीं है। और ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, आप जाइए, इन्वॉल्व हो जाइए, और भी आप एक और फ्रंट आपने क्रिएट कर दिया। और अगर ईरान नाराज हो गया इसमें, तो आपको जो ईरान का जो बॉर्डर है 900 किलोमीटर लगभग का जो बॉर्डर है आपका, उसके साथ में आप उसमें भी प्रेशर में आ जाएंगे। तो अब आप ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच्ड हैं, और ये इतने ओवर स्ट्रेच्ड हैं अब आपकी, आप एलईटी का सपोर्ट ले रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने सुना था कि जो एलईटी का कमांडर था जो बालूचिस्तान में होता था, उसको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है खैबर पख्तूनख्वा की भी। तो इसका मतलब अब ये एलईटी वाले लड़ेंगे इनके बिहाफ में, बालूचीज से या फिर ये टीटीपी से। तो अब इसका मतलब कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो ऑलरेडी इतनी खराब है कि वो कॉम्बैट तरीके से एग्जॉस्टेड है, फोर्सेस उनकी पूरी बिल्कुल
इनसिक्योर है वो, कि ना सर तो आप उनकी। हाँ जी। नहीं, सॉरी, आप कंप्लीट कर लीजिए सर। या तो मैं ये कह रहा था कि ना तो इनके आने जाने का, ना तो इनके छुट्टी का कोई भरोसा है, ना इनके जो पोस्ट हैं वो सुरक्षित हैं। तो अब आप सोचिए, साइकोलॉजिकल फिजिकल प्रेशर और एग्जॉशन इतना ज्यादा है कि ये और कितना बाइट कर सकता है। और अगर ये सिचुएशन ईरान ने क्रिएट कर दी, जो मुझे लगता है कि ईरान बहुत जल्दी क्रिएट करने वाला है इस पैक्ट को टेस्ट करने के लिए, और जैसे ही उसने किया तो असलियत सबके सामने आ जाएगी। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है कि हाँ, एक तरफ अगर आप पैक्ट कर भी रहे हैं ईरान में जाने के लिए, वो पेपर पे बहुत अच्छा लग रहा है, बट बिल्कुल पाकिस्तान के अगर बॉर्डर पे उसने कुछ भी कर दिया तो वो प्रेशर तो सारा पाकिस्तान पे आएगा, और अभी भी तेल तो वहां से ही आ रहा है, काफी पाकिस्तान बिल्कुल। का तेल भी वहां से आ रहा है। और सर फिर इसमें एक प्लेयर और भी है, थोड़ा सा मैं एलईटी पे जाना चाहता हूँ, पर उससे पहले हाँ एक कमेंट, ये डेवलपमेंट चाइना के लिए कैसी है सर? क्योंकि ईरान में चाइना का स्टेक है ही है, वेनेजुएला में तो जो मर्जी बोलो, चाइना को डू नथिंग, वो तो उनके हाथ से निकल चुका है, पर ईरान में तो स्टेक है ही है, रशिया का भी इस रीजन में स्टेक है। तो हाउ डू यू थिंक चाइना एंड रशिया वुड बी वूइंग दिस मेका पैक्ट, स्पेशली अगर इसमें एक अंडर करंट ऑफ यूएस बीइंग द ग्लू टू ब्रिंग दिस पैक्ट टुगेदर हो तो? या देखिए, चाइना का तो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर लगता है कि चाइना इस वक्त इंटरेस्टेड है कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने के बजाय दूर रहने के लिए। तो वो इससे क्या हो रहा है कि वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, लेकिन उसको जब ये तीन मिल जाएंगे तो ईरान के अलावा इसको ये भी कंट्रीज है जहां पे इसके जो वेपन सिस्टम्स हैं या जो इनके सप्लाईज हैं या ट्रेड है वो थोड़ा सा इनका बढ़ेगा। तो चाइना की तो बिल्कुल अच्छी सिचुएशन है, एंड चाइना इज वेरी हैप्पी अबाउट इट। और दूसरी बात यह है कि यूएस के स्टेक्स कम होंगे, भले ही ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बट जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं तो एक प्लेयर को टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बजाय जब आप दो प्लेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट देते हैं तो यूएस के स्टेक्स यहाँ कम होंगे। यूएस के स्टेक्स कम होंगे तो हो सकता है आने वाले समय में यूएस अपने जो बेसेस यहाँ पे स्टैब्लिश किया है, एक मिलिट्री कैपेसिटी जो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, उसको भी धीरे धीरे डिमिनिश करे, क्योंकि यूएस का एक्चुअली बहुत खर्चा हो रहा है और बहुत उसको इस बात की चिंता है। तो वो चाइना के लिए बिल्कुल अच्छी सिचुएशन है, बिकॉज चाइना बिना लड़े, बिना कुछ किए हुए, सिर्फ सामान बेचकर, ट्रेड करके वो यहाँ पे पावर को बैलेंस कर पा रहा है। तो आई थिंक चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ वेरी हैप्पी सिचुएशन एज ऑफ नाउ। अब ये जरूर है कि आगे ये किस तरीके से डेवलप होता है, ईरान का क्या रिएक्शन होता है, क्या चाइना इस सिचुएशन में आएगा जब उसको चूज करना पड़े कि ईरान या फिर ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसके साथ में करें। और चाइना का दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ भी है, कुछ भी कहें सीपेक में इतना इन्वेस्टमेंट है, और अगर ये पैक्ट होता है और उसमें उसका कुछ न कुछ लियन रहता है तो डेफिनेटली चाइना के लिए बेनिफिशियल है। और यूएस का अगर इनके साथ में इक्वेशन बन रहा है और चाइना का अच्छा बन जाता है तो जितना ये सीपेक के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है उसको शायद रिलीव करने में उसको आसानी हो। तो ये तो एंगल चाइना का इसका है। और दूसरी चीज ये भी है कि जब चाइना हमेशा से क्या किया है, रिवर्स इंजीनियर किया है अपने इक्विपमेंट्स को और वेपन सिस्टम्स को। तो अब और यूएस के जो वेपन सिस्टम्स है उसका एक्सपोजर मिलेगा उसको, क्योंकि जब भी कोई एयरक्राफ्ट गिर जाता था कहीं, वो सीधे ट्रांसपोर्ट करके पाकिस्तानी उसको ले जाते थे चाइना में, चाइना रिवर्स इंजीनियर करके उसको बना लेता था। तो ये सारी जो चीजें हैं थोड़ी सी चाइना की जो पड़ी हुई हैं। और डेफिनेटली आप ट्रेड देखो कि कितना ट्रेड है, डिफेंस एक्सपेंडिचर देखो आप कितना है। अभी आई थिंक ऑलमोस्ट $83 बिलियन का डिफेंस का इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट हुआ है लास्ट ईयर, जो कि सऊदी अरेबिया ने किया है। तो अब इसका अगर एक चंक धीरे धीरे इसको आना शुरू हो गया चाइना को, तो निश्चित है, अभी तो जैसे सिर्फ 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसके पास में, लेकिन और भी अगर उसका एक्सपेंस बढ़ जाता है और उसका जो रीच है इक्विपमेंट्स के तौर पे, तो आप सोचिए आपकी 83 में से कुछ भी मिल गया उसको तो बहुत खुशी की बात है उसको। तो ये सिचुएशन है एज फार एज चाइना इज कंसर्न। रशिया का डेफिनेटली थोड़ा सा रशिया इससे बहुत खुश नहीं होगा। खुश इसलिए नहीं होगा क्योंकि जहां आप देखिए यूएस के ऊपर प्रेशर कम होता है अगर, तो वो प्रेशर चाइना की तरफ, रशिया की तरफ अप्लाई हो सकता है, या वो एफर्ट रशिया की तरफ। तो अभी जो यूएस नहीं देख पा रहा था रशिया की तरफ, चाहे वो उसकी जो एक्सपोर्ट हो, ऑयल एक्सपोर्ट हो या बाकी चीजों के बारे में, तो अब थोड़ा सा शिफ्ट कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी उसको शिफ्ट करने की। तो आई थिंक रशिया के लिए इतना ये गेनफुल नहीं होगा, बट चाइना के लिए डेफिनेटली इट इज वेरी हैप्पी सिचुएशन।
सर अब मैं थोड़ा इंडिया के रिस्पॉन्स पे आता हूँ। शहबाज शरीफ ने जो बोला तो उसके ऊपर इंडिया कह रही है नो चेंज ऑन इंडस वाटर स्टैंड्स, स्लैम्स पाकिस्तान आफ्टर शरीफ्स वार्निंग। और दूसरी चीज तो इंडिया reiterated its position on the Indus Water Treaty after Shehbaz Sharif's warning of water while saying Jammu and Kashmir is an integral part of India after Norway raised the issue with Pakistan। तो सर ये दोनों एस्पेक्ट्स जो ये शहबाज शरीफ कह रहा है भारत स्टैंड के, कितना इफेक्टिव हुआ? थोड़ा अगर हम स्टॉक टेकिंग करें, ये इंडस वाटर ट्रीटी हैज इट रियली बीइंग इफेक्टिव और इज इट जस्ट समथिंग हम जैसे आपने बोला मक्का पैक्ट के लिए पेपर पे कुछ हुआ है, पाकिस्तान भी शोर मचा रहा है बिकॉज उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट इट हैज नॉट रियली स्टॉप्ड द वाटर और रियली क्रिएटेड अ फैमिन और रियली बीइंग वॉर विद अदर मींस टू स्क्वीज आउट पाकिस्तान। कितना इफेक्टिव मान रहे हैं आप इसको सर? देखिए, मैं इसका पैरेलल ड्रॉ करूंगा। कई चीजें ना सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस उसकी बहुत ज्यादा होती है और फिजिकल जो इम्पोर्टेंस है वो हो सकता है अभी इस समय शॉर्ट टर्म में उतनी नहीं हुई हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में होगी। तो इसको मैं थोड़ा उसी हिसाब से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अब देखिए, आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो बहुत लोगों ने पूछा क्या किया आपने, क्या नुकसान हुआ, क्या चीज हुई। उसकी जो सिंबॉलिक वैल्यू थी वो फिजिकल वैल्यू से कहीं 10 गुना 100 गुना ज्यादा थी। और वो सिंबॉलिक वैल्यू क्या थी कि आप एलसी नहीं क्रॉस कर सकते हो। क्रॉसिंग एलसी यूज्ड टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर। आपने उसको डेसिमेट कर दिया। तो इसी तरह आपने जो और एक्शंस किए तो वो सारे हुए। अब आईडब्ल्यूटी जो है, इंडस वाटर ट्रीटी को ये माना जाता था कि ये इट हैज विथस्टूड ऑल द टाइम्स, चाहे वो आपके वॉर्स हुए हों, चाहे वो कारगिल किया, जितना कुछ भी पाकिस्तान कर सकता था पाकिस्तान ने अपनी तरफ से करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को टच नहीं किया। तो इसका मतलब एक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस उसका जो पाकिस्तान का था कि ये इसको टच नहीं किया जाएगा, ये तो है ही है। ये साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। अब जो ग्रांटेड लेता था पाकिस्तान कि इंडिया ये चीज करेगा चाहे हम कुछ भी कर दें, तो वो नहीं हुआ। अब तीसरा एक्चुअली इशू आता है कॉस्ट, क्या इंपोज हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। तो कॉस्ट एक तो होता है डायरेक्ट कॉस्ट कि आपने पानी रोक दिया उसकी फसल में या उसकी वाटर टेबल और बाकी चीजों में होने लगी। दूसरी चीज है अनसर्टेनिटी की कि आप पानी भले ही नहीं रोक पा रहे हो क्योंकि आपके पास कैपेसिटी नहीं है उसको डाइवर्ट करने की, अभी जो आप बिल्ड कर रहे हो, एंड टाइम्स टू कम इट इज गोइंग टू बी बिल्ड, बट आपको ये नहीं पता है कि कब कितना पानी छोड़ा जाएगा। तो इसका मतलब आप प्लान नहीं कर सकते हो। तो जब हमने छोड़ा तो उसको भी छोड़ना पड़ा, वेस्ट करना पड़ा, बिकॉज वो प्लान नहीं किया हुआ था। और जब हमने रोका तो उसका इंपैक्ट हुआ। तो अभी फिलहाल इस तरीके से इसका इफेक्ट हो रहा है, लेकिन इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो रहा है। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये हो रहा है कि अब लोगों को मालूम है कि आज की डेट पे अगर इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया है तो आज भले ही उसका असर इतना नहीं हो, लेकिन आने वाले टाइम पे तो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो उसके प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग है, जो उसके डेवलपमेंट के जो प्लान्स हैं, कोई और बाहर से चाहे वो वर्ल्ड बैंक का कोई इन्वेस्टमेंट हो या कहीं और दूसरे देश का हो, अब वो लोग बिल्कुल कॉशियस हो जाएंगे। तो आप इसका जो लॉन्ग टर्म एक्चुअली जब आप डाइवर्ट कर पाओगे तब तो आप डायरेक्ट इफेक्ट करोगे, फिर तो वो पाकिस्तान में सूखा आ ही जाएगा और उसका जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो ऑलरेडी बहुत श्रिंक कर गया है, तब तो वो इफेक्ट होगा। लेकिन आज से ही लोग, अब आज से सोचो जो फैक्ट्री लगाना शुरू करने वाला था आज, वो क्यों लगाएगा? तो ये इसके इम्प्लीकेशंस एक्चुअली हुए हैं और वो बड़े सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं जो पाकिस्तान फेस कर रहा है। तो सर आप इसको एक, अगर मैं थोड़ा डिफरेंट वे में देखूं तो आप इसको मार्केट की तरह ले रहे हैं। अगर हम मार्केट टर्म्स में बात करें कि मार्केट डज नॉट लाइक अनसर्टेनिटी, तो जहां पे अनसर्टेनिटी आ गई कि पानी का क्या होगा, किसी को भी बड़ा प्रोजेक्ट करना है, जैसे शेयर मार्केट में बोलते हैं गुड बैड दोनों में वो पैसा कमा सकता है बड़ा ऑपरेटर, अनसर्टेनिटी में नहीं कमा सकता कि भाई किस तरफ घूम जाएगी। तो अब किसी को फैक्ट्री लगानी हो या वर्ल्ड बैंक को कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन करना हो, बिकॉज आपने ये अनसर्टेनिटी एलिमेंट डाल दिया है कि ये बेडरॉक नहीं है कि जंग भी होगी तो ये टच नहीं होगा, जंग हुई या बड़ा टेरर अटैक हुआ तो भाई हो सकता है 10 दिन के लिए पानी रोक भी दें। तो वो अनसर्टेनिटी इज इनफ टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर एवरी न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटी देयर स्टॉप्स। इज दैट द राइट वे ऑफ फिगरिंग इट आउट? या एक तो ये चीज है ही है डेफिनेटली जो आपने बोला, लेकिन इसके साथ जो डिटरेंस वैल्यू इसकी है ना, क्योंकि भारत ने क्या किया है, भारत ने जो भी चीजें बोली हैं उसको एक्ट किया है और परसेप्शंस जो है वो मैटर करते हैं बहुत ज्यादा।
और परसेप्शन में एक बात कही जाती है कि अगर परसेप्शन को आप लिव्ड रियलिटी के साथ में आप जोड़ देते हो, तो लिव्ड रियलिटी क्या है? लिव्ड रियलिटी ये है कि हमने बोला घर में घुस के मारेंगे, तो हमने किया। हमने बोला हम IWT नहीं सस्पेंशन नहीं रोकेंगे या नहीं उसको हम रिलीफ देंगे उसके में, जब तक आप टेररिज्म बिल्कुल खत्म नहीं कर दोगे। तो अब ये चीज हमने जो बोला है, उसके पीछे हमने क्या किया? हमने अब प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर दिया जो डाइवर्जन के प्रोजेक्ट्स हैं। फिर हमने मौका निकाल के, भले ही लोगों को नहीं पता चला हो, सिल्ट इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है कि आपकी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है, तो आपने डिसिल्टिंग किया। आपने बहुत से ऐसे एक्शंस किए जो इनडायरेक्टली आपने प्रोनाउंस नहीं किए या अनाउंस नहीं किए उसको। तो वो सारी चीजें भी हैं। तो डेफिनेटली एक तो मार्केट का, और दूसरा क्या होता है कि कोई भी आप डेवलपमेंट अगर करना चाहते हैं, आप एक सड़क बनाना चाहते हैं, तो वो सड़क आज से बनाना शुरू करते हैं तो 3 साल में वो 4 साल में बनती है। कोई डैम बनाना चाहते हैं आप, कोई और चीज, तो जितना भी इंडस वाटर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि मैक्सिमम उसी से रिलेटेड है, तो वो आपका ठप पड़ जाएगा, बिकॉज आपने अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दिया है जो। तो अब आप कैसे उस पर इन्वेस्ट करोगे? बाहर वाला तो इन्वेस्ट नहीं करेगा, आप भी प्लान नहीं कर सकते हो। तो वो सारी चीजें हैं। इवन क्या होता है, देखिए कि आप जिन एरियाज में इंडस वाटर के ऊपर में डिपेंडेंस है, वो लोग वहां से विस्थापित होना शुरू हो जाएंगे। जब ये रियलिटी उनको घूर कर देखने लगेगी, जब स्टेयर करेगी ये एक्चुअली, और जो होगा अब जैसे जैसे समय के साथ, इनफैक्ट मिड टर्म में 3 से 4 साल के अंदर ही ये जब देखना शुरू करेगी, तो आप देखिए कितना डिस्प्लेसमेंट वहां पर होगा। क्योंकि लोग आज के लिए तो जी रहे हैं, आज के साथ साथ वो कल के लिए भी प्लान करते हैं, तो लोग शिफ्ट करना शुरू करेंगे। फिर देखिए आप वहां पे कितना, सिटीज के ऊपर कितना प्रेशर आएगा, कुछ एक एरियाज के ऊपर कितना प्रेशर आएगा। तो मतलब आप एक टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा, जो डेमोग्राफिक टर्बुलेंस है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इट हैज लॉट ऑफ इम्प्लीकेशंस, और इसीलिए वो बार बार बोल रहा है। वो हो सकता है, उसको लग रहा है कि हो सकता है कि इंटरनेशनल प्रेशर के कारण इंडिया मान जाए या कुछ हो जाए। वो डरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसको ये पता है कि भारत जो कह रहा है वो करके दिखाएगा। ये भी उसको क्रेडिबिलिटी जो डेटरेंस की वो भी है उसके साथ में, पर अब वो पीछे मुड़ नहीं कर सकता है, बिकॉज इतनी इजीली वो कैसे मान जाए कि भाई अब हम क्षमा याचना करें। सर, जो आपने बोला कि भारत ने ये एक अनसर्टनिटी क्रिएट की है, पाकिस्तान तो बहुत देर से अनसर्टनिटी क्रिएट करता है भारत के अंदर वाया टेरर, और वो भी एक सर्टेनिटी है कि वो ये चीज करता ही रहेगा। इसमें आपने एलईटी का मेंशन किया, तो एक और डेवलपमेंट हुई है एलईटी की, अब मेन स्ट्रीमिंग बहुत पब्लिकली होनी शुरू हो गई है। जैसे ये जो पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर था शेख राशिद, ये अब एक एलईटी गैदरिंग में आता है, वहां पे खुल के हाफिज सईद की तारीफ करता है, वीडियोस इवेंट से बाहर निकला है, वहां पे सीनियर एलईटी कमांडर्स बैठे हैं, इतना तक कहता है कि भैया मेरे फोन में हाफिज सईद का नंबर निकला था, इसलिए अमेरिका ने मुझे बाहर भेज दिया, निकाल के बाहर कर दिया। और आप एलईटी का सर पहले भी मेंशन कर रहे थे कि किस तरह वो अपनी बैंडविड्थ बढ़ा रहा है, कि उसको भैया अलग अलग रीजन्स दिए जा रहे हैं कि तो एक्ट हो। तो सर, हाउ बिग इन द इमीडिएट टर्म, जितनी बुरी तरह पाकिस्तान फंसा हुआ है, भारत के लिए अब कितना बड़ा खतरा है, और भारत को क्या चीजें करनी पड़ेंगी कि ये रुके? क्योंकि दो, अगेन स्मॉल टेरर अटैक को स्मॉल बोलना इज मे बी रॉन्ग, बट अगर हम कंपैरेटिव प्रोसेस में बोलें तो अटैक तो उसने दोबारा करने शुरू करे हैं जम्मू कश्मीर में, नॉन लोकल्स के ऊपर किया, तो वो कोशिशें तो दोबारा से मूवमेंट शुरू कर रहा है। बिल्कुल। देखिए, इसको मैं इस तरीके से देखता हूं कि पाकिस्तान को अगर हम आज देखें, पाकिस्तान मिलिट्री का या पाकिस्तान का ओवरऑल अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की बात करें, तो मिलिट्री के टर्म्स में मिलिटेंट्स जो थे या टेररिज्म एक उसका अभिन्न अंग था। तो अगर हम बोले कि एक उसका कोर है एक्चुअली वो उसकी आर्मी का, तो वो था उसका। अब क्या हुआ है उस कोर के ऊपर में कि पहली चीज तो इसके पास पैसे खत्म हुए, पाकिस्तान के पास पैसे रहे नहीं, चोक हुआ। एफएटीएफ का भी इशू कुछ साल पहले तक चला और ये सारी चीजें हुई, तो वो फाइनेंसिंग उस तरीके से नहीं हो पाई। फिर इनका सोर्स होता था एक्चुअली जो अफगानिस्तान में अफीम की खेती होती थी, वो भी बंद हो गया वहां से। और अफगानिस्तान के ट्रेड में जो गड़बड़ी करते थे और जिस तरह से ये करते थे, तो भारत के अफगानिस्तान के रिलेशन होने की वजह से उन्होंने कई चीजें फेवरेबल इंडिया के लिए किया, तो वो और स्क्वीज हुए वो वहां पे। उसके बाद आपने ऑप्शन सिंदूर किया और आपने उनके ठिकानों को इस तरह से नस्तानाबूद किया कि वो खुद कह के खड़े होके कह रहे हैं कि हमें ये लॉस हुआ, हमारा ये हालत हुई।
और उसके बाद ये पीओजेके का जो सिचुएशन है वो हो गया। तो अब अगर पूरा इनका सिस्टम देखें, या पूरा जो इनका जिस इकोसिस्टम में ये पनप रहे थे, वो पूरे इकोसिस्टम को बहुत बड़ा धक्का लगा है। अब अगर माई बाप थे, पाकिस्तान आर्मी उसकी माई बाप थी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया उनको हेल्प करने के लिए? कुछ नहीं कर पाई, और कुछ नहीं कर पा रही है एक्चुअली। तो ये एक साइकोलॉजिकल रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जब आप उतने प्रेशर में आ रहे हो कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये सब तमाशा, और पहले भी ऑपरेशन सिंदूर में भी उनके जनाजे वगैरह में आर्मी जो थी खुल के आई थी, जनरल्स उनके पार्टिसिपेट किए थे। तो अब इनके पहले क्या होता था, एक वहम होता था, और पहले एक थोड़ी सी चिंता होती थी कि वर्ल्ड क्या कहेगा। पर अब जब से ये थोड़ा सा पाकिस्तान और यूएस का टैंगो शुरू हुआ है, थोड़े कादे लंच वंच का सिलसिला चल पड़ा, और ये सारे जो किस्से हो रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा उसका मोरल बूस्ट हुआ है, और वो खुल के अब सामने आ रहा है। उसको लगता है कि कोई कुछ क्या करेगा, जब तक यूएस साथ में है, और जब तक यूएस मजबूर है हमारे साथ में रहने के लिए, तो क्या करेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक फसाड है, इससे कोई ऐसा फायदा नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ये जरूर देखना है कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे इस पार है चाहे उस पार है, हमको उसको बिलो थ्रेशोल्ड लेवल रखना है। यहाँ वाले को तो हमने मिटाना है, जो कि ऑलमोस्ट कंट्रोल में आ गया है, क्योंकि जो इनका जो नेक्सस नेटवर्क था वो काफी कुछ ध्वस्त हो गया है, जम्मू कश्मीर में भी और बाकी जगह पे भी जो एनआईए के ऑपरेशन और जिस तरह से चल रहे हैं, तो वो हो गया है। लेकिन वहां पे भी हमको बिलो थ्रेशोल्ड लेवल रखना है, तो वो डरे रहें, डर के भागते रहें, और टेंशन में रहें। ये सिचुएशन अगर हम क्रिएट कर सकते हैं, तो आई थिंक वी विल बी इन अ पोजीशन टू कंट्रोल द सिचुएशन एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। जी सर। सर, टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन आई वांट टू कवर भारत के ऑफिशियल अनऑफिशियल पैक्ट, क्योंकि मेक्का पैक्ट का हमने बहुत प्लेयर्स पे असर डिस्कस किया, पर एक और या दो और प्लेयर हैं, इजराइल और दूसरा यूएई, बिकॉज यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में भी चीज़ें रही हैं, और इंसिडेंटली यही देश हैं जिनके साथ भारत के बीच में रिश्ते इजराइल से तो पहले से, पर यूएई का पाकिस्तान से फंड वापस मानना, तो अनऑफिशियली एक तरह से इंडिया के, मैं बोलूँ, स्फेयर इन्फ्लुएंस या उस तरफ अनऑफिशियल वे में तो कम से कम आ ही रहा है। तो व्हाट डू यू सी द इम्पैक्ट ऑन बोथ दीज नेशंस फर्स्ट, एंड देन भारत की स्ट्रैटेजी विद दीज नेशंस? या इसी मैं जैसे देखता हूं कि पहले गल्फ ना एक मोनोलिथिक होता था, जिसमें ईरान एक तरफ था और दूसरी तरफ बाकी की जो कंट्रीज थी वो थी, और वो सब यूएस के अम्ब्रेला के नीचे सारे हुआ करते थे। अब क्या हुआ है, वो डिसरप्ट हुआ है। तो जब वो डिसरप्ट हुआ है, तो देन देयर इज अ कंपटीशन व्हिच हैज गॉट क्रिएटेड बिटवीन यूएई एंड सऊदी अरेबिया। इनके जो रोल्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आप देखें कि जहां पे भी डिस्टरबेंस है, चाहे वो सूडान की बात करें हम, चाहे हम यमन की बात करें, या बाकी जगह पे है, तो ये अलग अलग पाले से खेल रहे हैं ये। तो इसका मतलब एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा है जो कि यूएई का, और जिसके साथ इसराइल है, और दूसरा ब्लॉक उसके काउंटर में ये क्रिएट हो रहा है। और ये दोनों ही एक्चुअली ये भी हेज कर रहे हैं कि ईरान का जो वेट है वो हमको ना इफेक्ट करे और ना इन्फ्लुएंस करे। तो ये सिचुएशन एक्चुअली पूरी डेवलप हो रही है। लेकिन अब इसको अगर हम मिलिट्री उसमें देखें, तो ये जो पैक्ट हुआ है, देखिए ये पैक्ट अगर हम अरिथमेटिकली देखें, तो हमें लगेगा कि भाई 6.6 लाख पाकिस्तान की आर्मी है, उसके साथ में उनके गन्स हैं, उनके जो बाकी सिस्टम्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, वो सारी कैपेबिलिटीज हैं। फिर आपका टर्की का हो गया 4.81 लाख उसका है, और इसी तरह सऊदी का 2.47 लाख है। तो अब अगर हम टोटल की बात करें, तो ये तेरा 13.9 लाख का तो आपका ये फोर्स टोटल हो गया। ठीक है, अगर आप जोड़ें इसको, एरिथमेटिकली जोड़ें इसको, और इसी के साथ में जो एक्सपोर्ट वाली जो चीज है, जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर वाली चीज है, वो भी ऑलमोस्ट $125 बिलियन की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, जो ये मिलिट्री पावर की जो केमिस्ट्री होती है या जो अरिथमेटिक होती है, ये प्लस पे नहीं डिपेंड करती है, एडिशन पे नहीं डिपेंड करती है, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करती है। और मल्टीप्लिकेशन की एक बुरी आदत है कि अगर बीच में एक जीरो आ जाए तो सारा का सारा जीरो हो जाता है। तो इसलिए इनकी प्रॉब्लम ये है, इसीलिए मैंने जो इंटीग्रेशन की बात की उसको किया। तो ये जो है ये फिक्शनल है, अभी जो कैपेसिटी इनकी क्रिएट हुई है, अब फ्यूचर में देखा जाएगा कि किस तरह से रियल बनती है।
लेकिन जो यूएई और सऊदी अरेबिया का ब्लॉक है वो रियल है। और उस ब्लॉक के साथ अगर हम यूएस का कभी मान लो दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए कि ये वाले ब्लॉक को सपोर्ट करेगा यूएस या सऊदी वाले ब्लॉक को सपोर्ट करेगा, तो आई थिंक यूएस विल बी फोर्स्ड टू सपोर्ट इजरायली साइड। तो वो भी उसका जो वेट है, टिल्ट है, वो भी ज्यादा है। तो अब मुझे लगता है कि ये जो ग्रुपिंग है, ये ग्रुपिंग अपने ही वजन में धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट होगी। और जो बातें हमने पहले की, ईरान अगर सिचुएशन क्रिएट करता है तो ये है। बट आई थिंक इंडिया ने पहली बात तो ठीक पाले पे खेलना शुरू किया है। और इंडिया का जो खुल के ये चीज आया है कि भाई यूएई और इजराइल के साथ में इंडिया का ओपन सपोर्ट है और ओपन रिलेशनशिप है। बट इंडिया हेज भी कर रहा है इसको, और सऊदी अरेबिया के साथ भी अच्छा ट्रेड है। सऊदी अरेबिया में हमारे बहुत से लोग हैं जो वहां पे काम करते हैं, तो यहाँ पे भी है। सिर्फ दो ही हैं जो पाकिस्तान और टर्की, ये दोनों हैं जो थोड़ा सा जिनको हमें टेम करने की जरूरत है और जिनको हमें काबू में रखने की जरूरत है हर एक टाइम पे। तो आई थिंक वी आर बेटर प्लेस्ड। बट सर ये भी क्या लग रहा है कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड 2 सुपर पावर्स के बीच में था, यूएस यूएसएसआर, उसके बाद ओनली यूएस वाज द सोल सुपर पावर। तो क्या हम वर्ल्ड वॉर 2 के पहले की स्थिति जा रहे हैं जहां पे रीजनल पैक्ट्स होने शुरू होंगे? क्योंकि अगर एक पैक्ट करता है, मक्का पैक्ट जैसे हुआ, तो बाय डिफॉल्ट वो यूएई की स्पीड एक्सेलरेट करेगा या चिंतन तो देगा ही उनको। वो बाय डिफॉल्ट इंडिया को बोलेगा कि हाँ सऊदी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट भाई क्या सऊदी इन दो के साथ बढ़ के नेगेटिव कॉलम में जाएगा तो हमें भी एफर्ट मारना पड़ेगा। इसराइल को तो हमेशा ही मारना पड़ता है। तो ये गल्फ जो आपने बोला मोनोलिथ टूट रहा है, तो वो इसलिए भी टूट रहा है कि अब आप एक कैंप में नहीं हो। पहले आप यूएस के साथ थे या यूएसएसआर के साथ थे, बाद में सारे ही यूएस के साथ थे। तो ये रीजनल ग्रुपिंग्स क्या अब एक प्री वर्ल्ड वॉर 2 सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं, वेयर रीजनल फोर्सेस विल बिकम मोर एंड मोर एक्टिव, बट वो फिर एक डेंजर ऑफ वॉर हर समय रहता है। देखिए, इसमें दो तीन इश्यूज हैं। एक तो पहली बात यह है कि जब आप एक एज ए ग्लोबल पावर, आपका जो वर्चस्व है वो कम होना शुरू होता है, तो आपको भी थोड़ा ब्रीदिंग टाइम चाहिए होता है। अब उस ब्रीदिंग टाइम में आप रिकूप करना चाहेंगे, आप रीस्टैब्लिश करना चाहेंगे, कर पाए नहीं कर पाए वो बात की बात है। तो उसमें क्या करते हैं आप, एक तो टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं जो हमेशा से यूएस हैज बीन डूइंग इट। बट कई बार क्या होता है कि वो टर्बुलेंस क्रिएट करने का प्रोसेस भी आपका काम नहीं आता है, जो अभी हुई है प्रेजेंट सिचुएशन, जब से ये ईरान के साथ में इंटेंगल हो गए। तो अब क्या है कि ये रीजनल ग्रुपिंग्स आप क्रिएट कर रहे हैं, तो ये मुझे ट्रांजिशन फेज की तरह दिखता है। अब ये ट्रांजिशन फेज जो यूएस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जो मैंने पहले बोला, सोर्स करने का मैकेनिज्म, तो जहां पर आप अपना वर्चस्व भी बनाए रखें, क्योंकि वो जो ब्लॉक आप क्रिएट कर रहे हैं वो आपके नीचे काम करे और उसकी जिम्मेदारी भी ना लें आप। तो दोनों तरह से करके तो आप अपने लिए ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, और उतने ब्रीदिंग स्पेस में आप कोशिश करेंगे कि आप रशिया को और चाइना को हैंडल कर लें। क्योंकि अभी क्या हुआ है कि इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स में या तो बूट्स ऑन ग्राउंड है या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, जैसे यूक्रेन में और बाकी जगह पे अगर हुआ, तो यूएस का फोकस है चाइना से शिफ्ट हो गया था। और यही कारण है कि चाइना इस तरह से उभर के सामने आया, क्योंकि यूएस देख नहीं पाया, और देखा जब कि चाइना किस तरह से बढ़ रहा है तो फिर एक्ट नहीं कर पाया। तो आई थिंक उसका फोकस ये है कि पहले वो जो बिगर एलिफेंट्स हैं उनको मैनेज करे, चाहे वो रशिया है, ईरान है, चाइना है, इनको पहले मैनेज करे। कुछ को डायरेक्टली मैनेज करे, कुछ को इनडायरेक्टली मैनेज करे, और कुछ को ये रीजनल स्थितियां क्रिएट करके करे। तो आई फील, मेरा असेसमेंट ये है कि चाइना को डायरेक्टली हैंडल करना चाहेगा, जो उसकी इंडो पैसिफिक पॉलिसी है वो बाद में किसी तरह से लेके आएगा। ईरान को सोचता है कि काफी कुछ मैनेज हो गया, बाकी कुछ इजराइल कर लेगा, और रशिया तो चल ही रहा है वो अंडर मैनेजमेंट। तो ये आई थिंक सिचुएशन है जो ये क्रिएट कर रहा है यूएस, एंड दिस इज हाउ इट इज ट्राइंग टू मैनेज, कि उसे थोड़ा सा 8-10 साल का ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, जिसमें वो दोबारा से रिवाइव कर ले, क्योंकि चाहे उसका इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, चाहे उसका टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि ये बड़े बड़े चीजों को उसको रिवाइव करने की जरूरत है। छोटी छोटी चीजें तो जल्दी हो जाती है, लेकिन जब आप बड़ी चीजों को रिवाइव करना चाहते हैं तो आपको आर्किटेक्चरल शिफ्ट करना पड़ेगा, और यही स्ट्रक्चरल या आर्किटेक्चरल शिफ्ट हमें दिखाई पड़ रही है। जी सर, थैंक यू सर, आपने समय दिया और मक्का पैक्ट के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, सब डायमेंशंस को कवर करने के लिए, और भारत को कैसे अफेक्ट कर रहा है, एक बहुत फ्लूइड सिचुएशन हो गई है और उसके अंदर ये समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर सो मच। थैंक यू। नमस्कार।
नमस्कार।